नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने वर्चुअल वर्क चैप्टर को पूरा कर लिया था। आज हम उससे आगे नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉमन कैटेनरी, मतलब सामान्य कैटेनरी। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसमें हम कैटेनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटेनरी है क्या, मतलब इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे और उसके लिए काम में आने वाली जो टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसा कि कैटेनरी में हम डेफिनेशन यदि देखते हैं कि जब एक समान लचीली डोरी या जंजीर को दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो इस प्रकार बनने वाला वक्र ही कैटेनरी कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स काम में ली गई है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक समान लचीली डोरी है, मतलब एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। अब फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसी डोरी जिसे अगर हम लटकाएं तो उसके या उसे मोड़ने पर उसमें कोई प्रतिरोध नहीं हो, मतलब वो उसका विरोध ना करे। जैसे किसी अगर हम डोरी को मोड़ते हैं तो वो वापस अपनी अवस्था में आने की कोशिश नहीं करे, उसमें कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो, तो वो एक समान लचीली डोरी कहलाती है। अब इसमें क्या है कि दो फिक्स्ड पॉइंट की बात की जा रही है कि यानी कि किसी दीवार पर अगर हम दो फिक्स्ड पॉइंट ले लें, चाहे वो एक क्षैतिज रेखा में हो या नहीं हो, लेकिन वो एक ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं होने चाहिए। यानी कि एक वर्टिकल लाइन पर दोनों पॉइंट नहीं होने चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक क्षैतिज रेखा में ही हो, वो एक क्षैतिज रेखा में नहीं भी हो सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर उन दो फिक्स्ड पॉइंट पर हम किसी रस्सी के दोनों सिरों को हम जोड़ दें, बांध दें, तो इस प्रकार जो फ्रीली वो ऑब्वियसली वो एक कर्व का शेप ले लेगी लटकने पर, तो उसमें एक वेट होगा, उस रस्सी में एक वेट होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, तभी तो वो नीचे की ओर कर्व शेप लेगी, लटकी हुई रहेगी। और अगर हम उसे किसी एक सिरे से खोल देंगे तो उस वेट के कारण ही वो नीचे दूसरा सिरा लटक जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक समान एक लचीली डोरी या जंजीर को दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब वो फ्रीली हैंग्ड है, मतलब एक सिरे से खोल दिया जाए तो वो उसका सिरा लटक जाता है उस वेट के कारण। तो इस प्रकार जो रस्सी द्वारा जो शेप बनाया जा रहा है, जो कर्व्ड शेप है, वो ही यानी कि वो वक्र ही कैटेनरी कहलाता है। अब दूसरी टर्म हम यहाँ देखते हैं कि कॉमन कैटेनरी। अभी हमने कैटेनरी की बात की, अब हम कॉमन कैटेनरी की बात करते हैं, यानी कि सामान्य कैटेनरी। अब यहाँ पर एक टर्म है कि अगर डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार, जैसे कोई प्रति इकाई लंबाई का भार जो यहाँ पर डोरी का है वो कांस्टेंट हो, एक समान हो, अचर हो। जैसे कि मान लो कोई एक डोरी है जिसकी लेंथ अगर हम मान लें 5 सेंटीमीटर ले लें, 5 बराबर भागों में बांटे तो 1-1 सेंटीमीटर के भाग होंगे। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि वेट पर यूनिट लेंथ, यानी कि प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान हो या अचर हो, यानी कि सभी 1-1 सेंटीमीटर के भागों की लंबाइयाँ एक समान हो, अचर हो, वो बदले नहीं। तो इस प्रकार की जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है, यानी कि अगर ऐसी स्थिति हो तो फिर हम क्या कहेंगे कि एक समान लचीली डोरी या जंजीर को अगर हम ऐसे केस में दो फिक्स्ड पॉइंट पर लटकाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकाते हैं तो डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान भी हो, तो ऐसा करने पर उस डोरी द्वारा जो वक्र बनाया जाता है वह वक्र साधारण या कॉमन कैटेनरी कहलाता है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी क्या मतलब है
और इसमें जो काम में आने वाली टर्म्स है, एक समान लचीली डोरी, ठीक है, तो फिक्स पॉइंट होना ज़रूरी है। आप दोनों वर्टिकली लाइन में भी नहीं होने चाहिए, हॉरिजॉन्टली हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी की बात की। अब हम देखते हैं कि नैज समीकरण, कॉमन कैटेनरी जो है सामान्य कैटेनरी का नैज समीकरण। तो यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया है, अभी हम उसकी बात करते हैं कि सबसे पहले कैटेनरी के लिए जो हमने बात की कि दो फिक्स पॉइंट, यानी कि ए और बी, हमने दो फिक्स पॉइंट ले लिए और ए पर भी एक सिरा हमने बांधा, दूसरा सिरा बी पर बांधा। तो जो हमारे पास डोरी एक कर्व शेप में लटक जाती है, जिसके कारण कि जो उसका लोवेस्ट पॉइंट है वो पॉइंट सी है, हमने उसे सी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से ए सी बी एक हमारे पास डोरी बन जाती है। तो यहाँ हमने बात की कि जिसका निम्नतम बिंदु सी है। देखिए यहाँ चित्र में बताया गया है ए और बी फिक्स पॉइंट है, सी इसका लोवेस्ट पॉइंट है, तो ए सी बी एक डोरी है। अब यदि हम, चूँकि साम्यावस्था की बात करेंगे हम, जो कि हम जानते हैं कि किसी भी हम कर्व की, यहाँ पर हमारे पास कर्व शेप जो है डोरी का है, तो उसके लिए हम साम्यावस्था की बात करने, तो उसके लिए हम उस कर्व पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और उसके किसी एक विशेष चाप की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि इस कर्व पर जो है डोरी है उस पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं और उसकी लंबाई हम, चाप की लंबाई S ले लेते हैं। अब चूंकि डोरी हमारे पास एक समान, इसका मतलब इसकी प्रति इकाई लंबाई का भार जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, W। तो ये डोरी चूंकि संतुलन की अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि इस पर बल तो लग रहे हैं लेकिन उनका जो परिणामी है वो शून्य है, यानी कि उन पर कोई एक्टिव फोर्स नहीं है, उनके बलों का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है। इसका मतलब वो स्थिर अवस्था में है। तो यहाँ पर अब हम इस डोरी के साम्यावस्था की जब बात करेंगे तो उसके एक विशेष भाग जो कि चाप की लंबाई CP, उसके हम साम्यावस्था की बात करेंगे। अब चूंकि डोरी है तो इसमें तनाव बल लगेगा, कौन कौन से बल इसमें काम करेंगे वो हम उनकी बात करेंगे। तो पहला, तो जैसा कि हमें पता है कि हमने मान लिया कि डोरी का न्यूनतम बिंदु C है। अब अगर हम एक डोरी के भाग को हम देखें तो उसके दोनों सिरों पर तनाव बल लगेंगे एक दूसरे के एक बिंदुओं पर अपोजिट साइड में। अब चूंकि यहाँ पर ये जो कर्व शेप में है, चाप की लंबाई जो है, और हम जानते हैं कि वक्र के किसी बिंदु पर जो है बल वो उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो है तनाव बल लगेगा वो अलोंग टेंजेंट लगेगा, यानी कि P बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश लगेगा। अब ये ऊपर की ओर ही लगेगा, क्यों? क्योंकि ये जो डोरी CP है इसकी प्रवृत्ति, अगर इसे खोल दिया जाए तो दोनों सिरों को, तो ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है, इसलिए नीचे की ओर इसके गिरने की प्रवृत्ति है। इसलिए जो इसको बैलेंस करने के लिए जो इसका टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगेगा बिंदु P पर, वो स्पर्श रेखा के अनुदिश ऊपर की ओर लगेगा तनाव बल। इसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है इसका आर्क का CP का, इसका दूसरा बिंदु C है, इस पर भी एक तनाव बल लगेगा। अब हम जानते हैं कि डोरी के अगर दो सिरे हैं तो एक बिंदु पर अगर बल लगेगा तो दूसरे बिंदु पर भी बल लगेगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों बिंदुओं पर जो तनाव बल लगेंगे। तो अगर P बिंदु पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो C बिंदु पर जो टेंशन फोर्स T0 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लगेगा, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए C बिंदु पर जो है तनाव बल क्षैतिज बल T0 है, जो कि हमें डायग्राम में दर्शाया गया है किस दिशा में लग रहा है। P बिंदु पर जो बल लग रहा है तनाव बल स्पर्श रेखा के अनुदिश लग रहा है। यहाँ पर क्योंकि हम पूर्व में या कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट द्वारा जो हॉरिजॉन्टल से बनाया गया कोण होता है उसे हम शाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि जो कि क्षैतिज के साथ में शाई कोण बनाती है। और तीसरी बात, जो तीसरा फोर्स है जिसकी हमने अभी बात की थी
कि चूँकि डोरी CP है, अगर उसकी लंबाई हमने S मानी है और वेट पर यूनिट लेंथ यानी कि प्रति इकाई लंबाई का भार, एक इकाई लंबाई का भार अगर हम W से रिप्रेजेंट करें तो S लंबाई की डोरी का भार जो होगा वो SW होगा। इसलिए डोरी CP का जो भार है वो क्या होगा, SW या WS। तो इसका मतलब इस चाप जो है डोरी CP, इसका भार WS लगेगा। वो कहाँ लगेगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके गुरुत्व केंद्र। अब इसका गुरुत्व केंद्र कैसे निकाला हमने, P पर टेंजेंट को थोड़ा सा नीचे की और बढ़ाया, C बिंदु पर जो टेंशन फोर्स T0 इसको हमने थोड़ा इस तरफ राइट हैंड साइड में आगे की ओर बढ़ाया, तो ये बिंदु M पर मिल रहे हैं। इसका मतलब दोनों बल जो है T और T0 एक बिंदु M पर मिल रहे हैं। अब चूँकि स्ट्रिंग जो है, डोरी जो है साम्यावस्था में, इसलिए हम पूर्व की जो चैप्टर में उसमें पढ़ चुके हैं कि साम्यावस्था के लिए जो 3 बल है, तीनों बल वो क्या होंगे, एक ही बिंदु से गुजरेंगे, संगामी होंगे। इसका मतलब अगर दोनों बल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं तो तीसरा बल जो है वो भी उसी बिंदु से गुजरेगा। तो इसका मतलब जो इन दोनों का जो इस चाप की लंबाई जो डोरी है CP, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस बिंदु से M से गुजरने वाली रेखा जो कि वेट WS नीचे की ओर क्रियाशील होगा, इस रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, इस पर ही विद्यमान होगा। इसका मतलब हमने क्या बताया कि तीसरा भार जो है CP का वो WS वो गुरुत्व केंद्र से नीचे की ओर क्रियाशील होगा। तो तीनों फोर्स की बात हमने कर ली, तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे साम्यावस्था की स्थिति के कारण। हमने बात की साम्यावस्था के कारण तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूँकि बलों को जो मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है उन्हें हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में वियोजित करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि T0 और वेट WS ये दोनों क्या है, एक तो T0 तो क्या है हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है हमारे पास, WS जो वर्टिकली दिया हुआ, तो इन्हें वियोजित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो P बिंदु पर टेंशन फोर्स T है उसे हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में वियोजित करेंगे। इसलिए हमने क्या करा, इसका जो क्षैतिज दिशा में भाग है वो हमने बता दिया क्या है, T cos psi, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो भाग है वो क्या है, T sin psi। अब हम चूँकि ये साम्यावस्था की स्थिति में है स्ट्रिंग रस्सी, इसलिए हम इसे बैलेंस करेंगे, इक्वेट करेंगे साम्यावस्था के कारण। तो इसका मतलब T0 किससे बैलेंस होगा, T cos psi, और T sin psi बैलेंस होगा WS से। इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर अगले पद में T cos psi इज इक्वल टू T0 एंड T sin psi इज इक्वल टू WS। इसे हमने समीकरण नंबर 1 और 2 से प्रदर्शित किया। अब समीकरण नंबर 2 में जब हम 1 का भाग देंगे तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी हमारे पास। अब चूँकि हमें इसका कैटेनरी का नैज समीकरण निकालना है, मतलब इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हम देखेंगे कि चूँकि इसे जिस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिस रूप में निकाला जाता है इसका समीकरण, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे उसी फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि T0 जो है वो किसके बराबर है, C लंबाई की डोरी के भार के बराबर है। यानी कि ऐसी डोरी जिसकी लंबाई C है। अब हमको पता है प्रति इकाई लंबाई का डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार W है, तो C लंबाई की डोरी का भार WC होगा। तो ये T0 हमने मान लिया ये इसके बराबर है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से tan psi जो है हमारे पास ये हो जाएगा, जहाँ जिससे कि हमारे पास S/psi जो है वो tan psi का माना जाएगा। और इसे हम और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं S बराबर C tan psi। अब ये हमारे पास S और psi में एक समीकरण आ गए हैं और हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से ये पूर्व में भी छोटी कक्षाओं में कि चाप की लंबाई S और psi हॉरिजॉन्टल के साथ में जो P बिंदु पर टेंजेंट द्वारा बनाया गया कोण है psi,
इस रूप इन प्राचलों के रूप में जो है हमारे पास अगर हम वक्र की समीकरण प्राप्त करते हैं तो नैज समीकरण कहलाती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एस इज इक्वल टू सी टेन शाई को एक कैटेनरी का नैज समीकरण कहेंगे। ये एक हमारे पास नैज समीकरण प्राप्त हो गई, जहाँ पर जो स्मॉल सी है वो कैटेनरी का पैरामीटर है, इसे हम प्राचल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।